आज नई बीमारी स्टार्ट करते हैं, कैंसर, है ना। कैंसर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या है, कैसे होता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने कल देखा मलेरिया के प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल देखा। अब हम पढ़ रहे हैं कैंसर। चलिए हेडिंग डालिए, कैंसर। हेडिंग डालिए कैंसर। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं क्या है ये। देखो, सबसे पहले कैंसर क्या है ये बात समझो। कोशिकाओं का डिवीजन होता है, नॉर्मल होता है। कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होती हैं, जैसे एक सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है और इस सेल में क्या होगा, विभाजन होगा, डिवीजन होगा और इसके डिवीजन से इस तरह से और खूब सारी कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, और ये जो डिवीजन होता है ये कंट्रोल प्रोसेस पर, कंट्रोल मैनर पर हो रहा है, अनियंत्रित नहीं है। और ये कोशिकाएं आपस में आसानी से बहुत टाइटली अटैच होती हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे कहीं से भी फिर कोई धक्का मारे तो ये उड़ जाए, ये उड़ती नहीं है, एकदम चिपकी हुई होती हैं। अब कैंसर क्या होता है समझो। पहली बात तो अनकंट्रोल डिवीजन है। क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। सेल का कैसा डिवीजन, अनकंट्रोल, बोले तो अनियंत्रित है। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, कितनी बनती है, किधर बनती है, इससे मतलब नहीं। और ये जो यहाँ पर अटैच होती हैं ये लूज अटैच होने लगती हैं, मतलब इनका आपस में कांटेक्ट भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है और वो कैंसर उत्पन्न करने लगता है। वो अपना एक अलग क्लस्टर, एक अलग गुच्छा बना लेती हैं और उस गुच्छे को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर फर्स्ट स्टेज है कैंसर की। फिर वो ट्यूमर क्या करता है वो भी बताने वाले हैं। पहली डिफिनीशन की बात करो, क्या डिफिनीशन समझ में आई ये बताओ। कैंसर क्या है, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है जिसमें क्या होता है, कोशिकाओं के आपस में जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। सही बात है, चिपकना चाहिए लेकिन वो लूज हो जाती है, कहीं दूसरी जगह आके चिपकने लगती हैं। बोलो समझ में आया। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इट इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। यह कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है, यह कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। इट इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। यह कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है। आगे लिखेंगे, इसमें कोशिकाओं के आपस में जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। कोशिकाओं के आपस में जुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इन दिस कैपेसिटी ऑफ सेल बाइंड टूगेदर, कैपेसिटी ऑफ सेल बाइंड टूगेदर बिकम डिक्रीज। इसमें कोशिकाओं के आपस में जुड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आगे लिखेंगे, यह कोशिकाएं एक अलग गुच्छा बनाती हैं। दीज सेल मेक अनदर ग्रुप, दीज सेल मेक अनदर ग्रुप। यह कोशिकाएं एक अलग गुच्छा बनाती हैं जिसे ट्यूमर कहते हैं, विच इज कॉल्ड ट्यूमर, विच इज कॉल्ड ट्यूमर। तो ट्यूमर जो है क्या है बोलो, अलग गुच्छा। और बोले तो पहली स्टेज आ रही है कैंसर की। अगर कहीं ट्यूमर बन रहा है तो वो इसका मतलब है कि उसमें कैंसर की स्टेज चालू हो रही है। ठीक है ना। आगे लिखेंगे, अब ये जो ट्यूमर बॉडी में बनते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। क्या बोला कि ये जो ट्यूमर बनेंगे, गुच्छा बन गया, देखो क्या हुआ, कोशिकाएं विभाजित हो रही थी। क्या मैंने कहा, बोलो बच्चों, ये कोशिका है, इसमें डिवीजन हुआ। क्या हुआ, डिवीजन माने विभाजन हुआ और इसको ऐसे ऐसे जुड़ना था, ऐसे, लेकिन ये अनियंत्रित रूप से कैसे भी कहीं भी आकर के क्या होने लगी,
जुड़ने लगी और ये बन गया ट्यूमर। और ये पहली स्टेज हो गई कैंसर की। अब ये ट्यूमर दो तरह के होते हैं। हाँ, कितने तरह के ट्यूमर? तो इसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे, यह ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। दीज ट्यूमर्स आर टू टाइप। ये ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। पहला है बिनाइन ट्यूमर, सुना होगा आपने नाम, बिनाइन ट्यूमर। दूसरा मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों ही ट्यूमर हैं, बोले तो दोनों ही कोशिकाओं के क्या हैं? गुच्छे हैं, जो अनकंट्रोल हो गए थे। क्या हो गए थे? अनकंट्रोल होकर के जो एक गुच्छा बना था, गुच्छे का ही तो नाम क्या है? ट्यूमर है। तो सर फिर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में, बिनाइन ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या अंतर है? बिनाइन ट्यूमर जहां पर बनते हैं वहां से चलते नहीं है। जैसे यहां बन गया तो वहीं ये ट्यूमर बना रहेगा, वो कोशिका का गुच्छा वहीं पर एक जगह पर फिक्स रहेगा। तो हम कहेंगे कि बिनाइन ट्यूमर क्या होते हैं? फिक्स इन अ प्लेस, एक ही स्थान पर क्या है? फिक्स है। और ये कैसे होते हैं? मूवेबल होते हैं। मूवेबल माने गतिशील हैं, चलते फिरते हैं। कैसे हैं बताओ? ये गतिशील हैं, चल रहे हैं। तो चलते फिरते ट्यूमर को क्या कहा गया है? मैलिग्नेंट। स्थिर ट्यूमर को क्या कहा गया है? बिनाइन ट्यूमर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई है? चलो लिखते चलो, फिर लिखते भी चलो, लिखते चलो, ठीक है। ठीक है, अब देखो कैंसर काम कैसे करता है। मान लो ट्यूमर बना, कहीं मिटा देना। चले, अब देखो मिटाता हूं, ठीक है। अब देखो कैंसर काम कैसे करता है। कैंसर कैसे काम करता है? कैंसर प्रोसेस कैसे ये मार डालता है आदमी को, समझना। सबसे कॉमन कैंसर है कार्सिनोमा। ये आ चुका है कि मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? क्या है? कार्सिनोमा। स्किन कैंसर है ये। कौन सा कैंसर? स्किन कैंसर। कार्सिनोमा सबसे कॉमन कैंसर है। तो यही आया था, स्किन के कैंसर को क्या कहते हैं और या फिर सबसे कॉमन कैंसर क्या है। अब देखो जैसे ही ये बनता है किसी के स्किन में, मान लो क्या हुआ, क्लस्टर बन गया, मान लो ट्यूमर बनना स्टार्ट हुआ। ये मान लो ट्यूमर बन गया। क्या है बताओ? ये ट्यूमर है। ट्यूमर आपको पता है कि ये कैसी स्टेज है? फर्स्ट, ये पहली स्टेज है ना। क्या हुआ है इसमें बताओ? ट्यूमर बना, और ट्यूमर कैसी स्टेज है बताओ? पहली स्टेज है किसकी? कैंसर की। अब ये ट्यूमर क्या करता है? देखो ट्यूमर क्या करता है, यहां से इस प्रकार से इनकी सेल कुछ एंजाइम बनाना स्टार्ट करती है। अभी इधर समझना, एक काम करते हैं, ऐसे समझो, ये ट्यूमर बना और ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन की ब्लड वेसल्स है। ये हमारा यहां से ब्लड की सप्लाई वाली पाइप है। ये क्या है बताओ? ब्लड सर्कुलेशन है। यहां हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है और स्किन में ऊपर ट्यूमर बनने लगे हैं, यहां। ठीक है, अब क्या होता है, ये क्या करता है, यहां से धीरे धीरे इसके ब्लड को खाता है। ठीक है, चलो यहां तक की तो कोई बात नहीं, न्यूट्रिशन ये ले रहा है। क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। इसके बाद ये क्या करता है, यहां से कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं इनकी कोशिकाएं। ट्यूमर जो सेल हैं ये कुछ स्पेशल हो गई हैं। मैं बताऊंगा कि ये क्या स्पेशल होती है। ये मरती नहीं है, क्यों नहीं मरती ये भी बताऊंगा। ये मर जाती है, टीलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए ये नहीं मरती हैं। अभी समझो क्या होगा, ये एंजाइम बनाता है जैसे प्रोटीएजेस। क्या बनाता है?
प्रोटीएजेस से पता चला है प्रोटीन को क्या कर देते हैं, ये तोड़ते हैं, प्रोटीन तोड़ रहे हैं और अपना खाना खा रहे हैं। अब इसके बाद ये क्या करते हैं, कैंसर फैक्टर, कैंसर जेनिक फैक्टर उत्पन्न करते हैं। क्या बनाते हैं, कैंसर जेनिक फैक्टर। क्या करता है ये फैक्टर, यही सबसे खतरनाक है। ये फैक्टर इसकी खुद की एक ब्लड वेसल्स बना देता है। क्या बना देता है, ये अपनी एक खुद की ऐसे ऐसे ये यहां से इसकी खुद की ब्लड वेसल्स बन गई है। बताओ क्या बन गई, इसकी खुद की ब्लड वेसल बन गई है ना। और ये जैसे मान लो यहां से खून ये इधर की तरफ ऐसे जा रहा था, ये तो पहले तो ये प्रोटीनों को तोड़ रहा था, और मान लो ये जो ब्लड की सप्लाई है ये किसी ऑर्गन के लिए जा रही थी, जैसे हमारे लीवर के लिए जा रही थी। किसके लिए जा रही थी बताओ, लीवर के लिए ब्लड जा रहा था। ये ब्लड के लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है अपनी बॉडी का, है कि नहीं है। और ये लीवर में ब्लड पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इस ट्यूमर ने अपनी एक अलग ब्लड वेसल्स बना ली और हमारे इस खून को अपने पास चूस चूस के इसका पूरा न्यूट्रिशन खुद खाने लगा और थोड़ा बहुत कहाँ भेजने लगा। और ये जैसे जैसे न्यूट्रिशन लेगा उसकी कोशिकाएं उतनी ही ज्यादा क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। तो इसका आकार और भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और लीवर और भी क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि लीवर को ये क्या कर देगा, मृत कर देगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई क्या हो चुकी है, ब्लड सप्लाई इसकी कम हो चुकी है। तो इस तरह से कैंसर किसी भी पार्ट को प्रभावित कर सकता है। आ गई बात समझ में। देखो बना पहले उसके प्रोटीन को खाया, बहुत दिन तक पड़ा रहा, दवाई नहीं हो रही थी उसकी, तो उसने क्या किया, अपनी खुद की ब्लड वेसल्स बना लिया और वहां से अपना पूरा ब्लड खुद लेने लगा उसका। और उसकी सेलों को भरपूर क्या मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो जल्दी जल्दी डिवाइड हो रही हैं और ट्यूमर खूब बड़ी बन रही है। और जिस अंग में ब्लड जा रहा था वहां की सप्लाई को क्या कर लिया है, रोक लिया है, तो वो ऑर्गन खराब हो जाएगा, लीवर कैंसर हो जाएगा, है ना। किडनी में जाने वाले ब्लड को रोकेगा तो किडनी प्रभावित हो जाएगी। इस प्रकार से ये कार्य करता है। बोलो आ गई बात समझ में, ठीक है। बनाओ जल्दी से इसको। बन गया क्या? चलें? समझ में आ गया है ना? बोलो कि नहीं आया? नए वालों को भी आ गया है
क्या पता अब आया कि नहीं आया। चले, अब तो हो गया, हो गया शिवानी। एक बार जो मैंने मिटाना स्टार्ट कर दिया, हो गया। अब हो गया। अब देखो, तो आपने कैंसर के बारे में देखा कि ये इतना खतरनाक काम करता है, बोलो सही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में एक जीन है और वो जीन इन ट्यूमर की सेलों को बनने से रोकती है। तो जब तक ये जीन है, जब तक हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लिखेंगे जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन, प्रोटो ऑन्कोजीन लिखेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट जीन, इंपॉर्टेंट जीन, यह एक महत्वपूर्ण जीन है। और पता है क्या करती है? ट्यूमर सेल फॉर्मेशन को रोकती है। क्या करती है? स्टॉप द ट्यूमर सेल फॉर्मेशन। जो ये ट्यूमर सेल बन रही थी ना, उनको क्या कर रही थी? ये रोकती है। मतलब हमारी बॉडी में नॉर्मली ट्यूमर नहीं बनेगा। अगर ट्यूमर बनेगा तो हमारे अंदर वो जीन है और वो जीन जाकर के उन ट्यूमर को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, ताकि हमारी बॉडी में क्या ना बन सके? ट्यूमर ना बन सके। ठीक है ना? तो प्रोटो ऑन्कोजीन कैसी जीन है? ट्यूमर को रोकने वाली जीन है। तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा, तो सर फिर ट्यूमर बन क्यों जाता है? बोलो। तो इस जीन में क्या हो जाता है? इस जीन में हो जाता है म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन, है ना? म्यूटेशन होने के कारण ये जो जीन थी तुम्हारी, क्या नाम था? प्रोटो ऑन्कोजीन। ये जीन बदल जाती है ऑन्कोजीन में। ये क्या करती थी? स्टॉप कैंसर या स्टॉप ट्यूमर, ट्यूमर को रोकती थी। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो गया और अगर ये ऑन्को बन गई तो ये कहेगी ट्यूमर बनाओ। तो ये ट्यूमर बनाने वाली बन जाती है और ये ट्यूमर बनाने से रोकने वाली हो जाती है। तो जीन में म्यूटेशन के कारण कैंसर होने लगते हैं। तो ये कैसी जीन हो जाती है बताओ? कॉज्ड कैंसर। ये क्या करती है? कैंसर फैलाती है और ये कैंसर से रोकती है। तो कैंसर किसी को तभी हो पाता है जब प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाता है और वो ऑन्कोजीन में बदल जाती है। अगर वो ऑन्कोजीन में बदल गई, ऐसे व्यक्ति को कैंसर हो जाएगा। ठीक है? इसीलिए आपने देखा है कि ऑन्कोलॉजी का मतलब कैंसर का अध्ययन है। कैंसर का अध्ययन, स्टडी ऑफ, बोलो, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। इसीलिए उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं, वो उस जीन के नाम पर पड़ा हुआ है। बोलो, आ गई है बात समझ में? बोलो बोलो, लिखो।
हो गया? चलिए लिखेंगे नोट लगा करके, कैंसर सेल की टीलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कैंसर सेल की टीलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। टीलोमेरेज एक्टिविटी ऑफ कैंसर सेल इज वेरी हाई। टीलोमेरेज एक्टिविटी ऑफ कैंसर सेल इज वेरी हाई। कैंसर सेल की टीलोमेरेज एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी बोलो? टीलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। टीलोमेरेज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यह नहीं मरती है। हैंस दीज आर नेवर डाइड, इसलिए यह नहीं मरती हैं। इसलिए यह नहीं मरती हैं। क्या होती हैं? ये नहीं मरती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने बताई कि हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन नहीं होता है तो फिर ये कैंसर नहीं होता है। म्यूटेशन के कई कारण हैं, अभी हम आपको जेनेटिक्स में बताएंगे म्यूटेशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्या कर देता है बताओ? प्रोटोऑन्कोजीन ही ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ट्यूमर को सप्रेस कर देती है, रोक देती है, खत्म कर देती है ट्यूमर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने आपको ये बताया, अगली बात चलते हैं, वो ये है कि कैंसर उत्पन्न करने वाले क्या हैं? कुछ कारक हैं। क्या है? कैंसर उत्पन्न करने वाले कुछ कारक कौन है? आइए देखते हैं। ये क्या है? मधुमक्खी है? मादा एनाफिलीज नहीं है। चलो बैठ जाए, अभी आएगा तो मार देना। अब इसको अभी इसको कट करवा देना। वो वहां जाके बैठ गया है। चलो मैं तुमको बता देता हूँ टीलोमेरेज एक्टिविटी क्या होती है। जब हम लोग क्रोमोसोम पढ़ते हैं, तुमने कभी 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, तो ऐसा तुम्हारे सांप जैसा चित्र सर ने बनवाया रहा होगा। याद आ रहा है? ऐसा इन्होंने कहा था कि क्रोमैटिन भरा हुआ है क्रोमोसोम में, ये टीलोमर है। याद है? सैटेलाइट टीलोमर, ये एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण नहीं मरता है वो। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए, तो ये है बात। आगे लिखेंगे, तो ये कैंसर के बारे में था। आगे लिखेंगे कार्सिनोजन। कार्सिनोजन सुने हो नाम? कार्सिनोजन क्या है? ये कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक। लिखेंगे कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक। फैक्टर राइज द कैंसर। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक। कार्सिनोजन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो आप भी इस तरह से 3 भागों में कैंसर को डिवाइड कर दें। जो कैंसर उत्पन्न करने वाली चीजें हैं वो कितने भागों में हमने बांट दिया है बताओ? 3 कारक हैं। पहला है फिजिकल कारक, दूसरा है केमिकल कारक, और तीसरा है बायोलॉजिकल। तीनों तरह से कैंसर हो सकता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, है ना। देखो, फिजिकल का मतलब है जैसे हीट है, टेम्परेचर है, यूवी रेज हैं। किरणें आपको पता है यूवी रेज आती हैं डायरेक्ट, तो अगर ज़्यादा तेज प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अगर बॉडी में पड़ता है तो वो भी कैंसर उत्पन्न कर देता है। तो ये सब कैसे कारक हैं बताओ? फिजिकल कारक है ना। तो हीट, टेम्परेचर, किरणें वगैरह ये भी क्या कर सकती हैं? कैंसर उत्पन्न करती हैं। ठीक है, आगे केमिकल में लिखेंगे।
DMN, पहला कारक लिखेंगे DMN, DMN। किसी को नाम पता है क्या? डाई मिथाइल नाइट्रोसामाइन, डाई मिथाइल नाइट्रोसामाइन। ये एक प्रकार का केमिकल है और ये हमें क्या कर सकता है? ये केमिकल क्या करता है बताओ? कैंसर कॉज करता है। तो इस केमिकल से क्या करता है बोलो? अगला लिखेंगे बेंजोपायरीन, 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 बेंजोपायरीन। स्मोकिंग वगैरह से यही निकलता है, बेंजोपायरीन। ठीक है, ये भी क्या करता है बोलो? कैंसर फैलाता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। ये भी एक प्रकार का जहरीला केमिकल है, लीवर कैंसर कॉज करता है। लीवर कैंसर इससे होता है, एफ्लाटॉक्सिन। दूसरा लिखेंगे अगला DES, DES केमिकल ही है, DES, DES। पूरा नाम लिखेंगे डाई इथाइल, बंद कर दो खिड़की, चली गई ना। डाई इथाइल, पूरा नाम लिखेंगे इसका DES का डाई इथाइल स्टिलवेस्ट्रॉल, डाई इथाइल वेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये भी क्या है? केमिकल उत्पन्न करने वाला, कैंसर उत्पन्न करने वाला केमिकल है। ये मोस्टली जो फीमेल की जो दवाइयाँ होती हैं उसमें ये केमिकल मिलाए जाते हैं और उनसे कैंसर उत्पन्न होता है ना। अपन लोग अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़े हैं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, उनमें इस प्रकार के केमिकल हो सकते हैं जिनके कारण ये फीमेल कैंसर उत्पन्न करता है। फीमेल कैंसर है, ये फीमेल में कैंसर उत्पन्न करेगा। बायोलॉजिकल कारण क्या हो सकते हैं बताओ? बायोलॉजिकल कारण बताओ। जैसे किसी को HIV है, अब HIV में उसका तो पूरा इम्यून सिस्टम ही बंद हो गया है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है। तो HIV वगैरह से बायोलॉजिकल कारण से भी कैंसर हो सकता है। जैसे किसी को HIV है तो उसको कैंसर होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताए कि कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन 3 प्रकार के हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल क्या है? जैसे केमिकल में कुछ केमिकल आते हैं जो मैंने आपको लिखवाया, और बायोलॉजिकल में क्या आती है? HIV वगैरह भी केमिकल क्या कर सकते हैं? ये उत्पन्न कर सकते हैं। चलो, अब कैंसर पता कैसे लगाएंगे? कैंसर का पता लगाना लिखिए।
कैंसर को पता लगाना। टेस्ट फॉर कैंसर। क्या करेंगे सबसे पहले कैंसर के लिए? सबसे पहले एक्सरेज कर सकते हैं, लिखेंगे एक्सरेज। एक्सरेज, एक्सरे से भी कैंसर पता चल जाता है। कहीं पर ट्यूमर वगैरह बन रहा है तो एक्सरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक्स किरणें जो एक्सरे करवाते हैं, सामान्यतः हड्डी वगैरह टूटी रहती है तो हड्डियां दिख जाती हैं, तो ट्यूमर वगैरह भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरे है एक मेथड। दूसरा है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। अब यहां पर सीटी स्कैन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है सीटी स्कैन का पूरा नाम? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। लिखिए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन करवा सकते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अगला है एमआरआई। सुना है नाम? तो एमआरआई से भी कैंसर पता चल जाएगा। एमआरआई, एमआरआई पूरा नाम बताइए। मैग्नेटिक, इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें लिख देना बेस्ट। ये सबसे अच्छी मेथड है कैंसर को पता करने की। ये आ चुका है कि कौन सबसे अच्छी है। कौन है? एमआरआई। पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला है बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी, बायोप्सी क्या होती है? एक सर्जरी करके उस पार्ट को निकाल करके उसका टेस्ट कर लेंगे कि क्या उसकी कोशिकाओं में कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक हैं, है ना। तो लिख देना इट इज सर्जिकल मेथड। यह है सर्जरी, सर्जरी वाली विधि है। इट इज द सर्जिकल मेथड। सर्जरी मतलब क्या होता है? काट करके निकाल के देखना, एग्जामिन करेंगे फिर उस पार्ट का। ठीक है, तो बायोप्सी क्या है? सर्जिकल मेथड है। कैसी मेथड है बताइए? सर्जिकल मेथड है। इसमें सर्जरी करके हम लोग क्या करेंगे, उसका एग्जामिन करेंगे और पता करेंगे कि इसमें कैंसर उत्पन्न करने वाली चीज है या नहीं है। तो यहां से पता कर सकते हैं। बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबसे बेस्ट। कोई दिक्कत? अब मान लो पता चल ही गया कि किसी में कैंसर है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? लिखेंगे ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी पहला। कीमोथेरेपी सुना है नाम? सुना है? कीमोथेरेपी के नाम से पता चल रहा है, कीमो माने केमिकल। केमिकल किसमें होगा? दवाइयों में। तो इसमें क्या होता है? केमिकल यूज इन अ ड्रग्स। लिखेंगे इसमें केमिकल यूज किए जाते हैं। इन दिस केमिकल्स आर यूज। इसमें केमिकल यूज किए जाते हैं। केमिकल यूज किए जाते हैं। आगे लिखेंगे दवाइयों के द्वारा होता है। इट इज बाय द मेडिसिन। दवाई में क्या रहेगा? तो गोली दवाई खिलाएंगे, क्या रहेगा उसमें? केमिकल ही रहेंगे। दवाइयों के द्वारा होता है। दवाइयों के द्वारा
होता है। इसमें क्या दिक्कत है, इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। जैसे ये दवाई गोली दी जाती हैं तो सिर के बाल वगैरह सब पूरे झड़ जाते हैं, देखे होंगे। इसीलिए व्यक्ति को जिसके भी कैंसर होता है उसका ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी चलती तो पहले ही टकला हो जाता है ना। देखे हो अभी टीवी वगैरह में भी दिखता है, हीरो हीरोइन भी दिखते हैं। युवराज सिंह को हो गया था, लंग्स में कैंसर हो गया था, तो वो भी क्या हो गए थे, टकले हो गए थे। और कई सारी ऐसी हीरोइंस वगैरह भी हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरे बाल झड़ने लगते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। इट हैज सो मैनी साइड इफेक्ट, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। क्या है, इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। मोस्ट कॉमन ड्रग, सबसे सामान्य दवा, सबसे सामान्य दवा, ये भी आ चुका है। कैंसर की सबसे सामान्य दवा क्या नाम है, विनब्लास्टिन। लिख लेना, विनब्लास्टिन, 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 कैंसर की सबसे सामान्य दवा विनब्लास्टिन। कहां से मिलती है, लिखेंगे कैथारेंथस रोजियस। कहां से प्राप्त होती है, कैथारेंथस रोजियस से प्राप्त होती है। तो कैंसर की एक दवा का नाम बताइए, विनब्लास्टिन। VBL लिखा रहता है, VBL, ये भी लिख के आ सकता है, विनब्लास्टिन। कहां से मिलती है, एक प्लांट है जिसका नाम है कैथारेंथस रोजियस, से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो कैंसर की एक दवा विनब्लास्टिन कहां से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये पहली हो गई। दूसरा लिखेंगे सर्जरी, सर्जरी। आप समझ रहे होंगे, अगर सर्जरी हो रही है ट्रीटमेंट के दौरान तो क्या करेंगे, अगर वो पार्ट ऐसा है जिसे काट करके निकाला जा सकता है तो जितने पार्ट में इन्फेक्शन है उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। लिख देना, इन्फेक्टेड पार्ट रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी, इन्फेक्टेड पार्ट रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। संक्रमित भाग को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, संक्रमित भाग को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। संक्रमित भाग को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अगला लिखेंगे रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। ट्रीटमेंट बाय द रेज, किरणों के द्वारा उपचार, किरणों के द्वारा उपचार। इन सेलों को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किरण भेजते हैं और वो जाकर के क्या करती हैं, बोलो, उन ट्यूमर सेल को मार देती हैं, है ना। इतना हम लोग उसमें इतनी इंटेंसिटी से लाइट देते हैं कि वो जाकर के क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। आगे लिखेंगे इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये क्या है, लिखेंगे इट इज द एडवांस टेक्नोलॉजी। यह एक एडवांस तकनीकी है, इट इज एडवांस टेक्नोलॉजी, यह एक एडवांस तकनीकी है। लाइक जैसे, जैसे ट्रीटमेंट में प्लाज्मा का उपयोग करना, जैसे प्लाज्मा यूज इन अ ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट में प्लाज्मा का उपयोग करना। अभी आप लोगों ने सुना होगा ऐसा कोरोना वाले केस में हो रहा था कि कोरोना से जिन लोगों को कोरोना हो जाता था उनका प्लाज्मा लेकर के सामान्य लोगों के उन लोगों को यूज कर रहे थे जिनको जैसे मान लो किसी को कोरोना हो गया, वो ठीक हो गया तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी आ गई उसकी,
अब हम उसका प्लाज्मा लेकर के उन लोगों में यूज कर रहे थे जिनको अभी कोरोना हुआ और वो बहुत खतरनाक स्थिति में चले गए हैं, मरने वाले हैं, इतनी खतरनाक स्थिति आ गई है, तो हम उसका प्लाज्मा लेकर के इसको ट्रांसफर करवा रहे थे। ये सब क्या है? इम्यूनोथेरेपी है। आ गई बात समझ में? तो प्लाज्मा लेवल तक का ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी। आई बात समझ में? यहाँ तक तो ये था क्या हम लोगों ने पढ़ा? कैंसर। ठीक है, देख लीजिए, अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते हैं कि नहीं समझ में आया। आ गई बात समझ में? तो कैंसर क्या है? सबसे पहले आप कहेंगे अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल है। सेल का अनियंत्रित विभाजन है, जिसमें क्या हो जाता है, कोशिकाएं अनियंत्रित होकर के आपस में चिपकना छोड़ करके उल्टा सीधा चिपकने लगती हैं और एक खुद का गुच्छा बनाने लगती है, जिसे ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का हो सकता है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों में अंतर यह है कि एक फिक्स रहता है और एक चलता है। सामान्य कैंसर की बात करें तो उसे कहते हैं कार्सिनोमा, जो कि एक प्रकार का क्या है? स्किन कैंसर है। जहां पर ये ट्यूमर बनता है वो अपनी एक खुद की ब्लड वेसल्स बनाता है और उस ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारे पूरे ब्लड को सक करने लगता है, संबंधित ऑर्गन को खराब करने लगता है और वह उसे भी प्रभावित कर देता है। ठीक है, फिर हमने कहा कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? कार्सिनोजन कहते हैं। और कार्सिनोजन की 3 कैटेगरी है ना, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं, उनके नाम लिखवा दिया गया है। फिर हमने कहा कौन से टेस्ट से पता चलेगा? तो हमने कहा एक्सरे से पता चल जाएगा, सिटी स्कैन से पता चल जाएगा, एमआरआई से पता चल जाएगा, बायोप्सी से पता चल जाएगा। मान लो अगर पता चल गया तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है ये बता दिया। इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला है कीमोथेरेपी में केमिकल यूज करते हैं, दवाई गोली यूज करते हैं। सबसे कॉमन दवा का नाम बिम्बलास्टिन, जो कहां से प्राप्त होती है? कैथरेंथस रोजेस से प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हमने कहा सर्जिकल मेथड, है ना। सर्जिकल मेथड क्या होती है? काट करके उस बॉडी को निकाल दो, है ना। रेडियोथेरेपी, रेज का उपयोग कर लो, और इम्यूनोथेरेपी, प्लाज्मा लेवल तक का ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी। आ गई बात समझ में? तो ये था कैंसर। आगे लिखेंगे एआईडीएस, एड्स। पूरा नाम लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये तो आप लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड डिफिशियंसी माने क्या होता है? कमी, किसी न किसी चीज की कमी। इम्यून मतलब प्रतिरक्षा, अपनी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र की कमी आ जाती है, हमारी बॉडी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम हो गई है। देखो डिफिशियंसी आ गई है, कमी आ गई है, क्या कहलाएगी? एड्स। एक एक करके इनका मतलब लिखेंगे। पहले लिखेंगे एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स, कहीं बाहर के स्रोतों से आया है, लिख देना, दूसरे सोर्स से आता है। कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स, अदर सोर्स, अन्य स्रोत से आता है, उसे क्या कहते हैं? एक्वायर्ड। इम्यूनो, इम्यूनो मतलब लिख देंगे प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी।
इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा। डिफिशियंसी मतलब कमी, और सिंड्रोम मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, ग्रुप ऑफ डिजीज, बीमारियों का समूह। तो जैसे ही इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी आती है, व्यक्ति के अंदर एक बीमारी नहीं होती है एड्स, खूब सारी बीमारियां उसको होने लगती हैं, और वो बीमारियां ठीक ही नहीं होती हैं। इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है AIDS, एड्स। अब समझ गए एड्स का पूरा नाम और उसका अर्थ? कितने लोगों को समझ में आ गया है? अभी तक सिर्फ यही सुने थे, अब इनका मतलब भी समझ जाना, ठीक है, कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, ठीक है ना। लिखेंगे इट इज ट्रांसमिटेड बाई, यह ट्रांसफर होता है, इट इज ट्रांसमिटेड बाई पहला असुरक्षित यौन संबंध, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, असुरक्षित यौन संबंध। आपको इससे पहले हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ा था। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बताया था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती हैं या फैल जाती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं, और उन सभी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में से एक में लिखवाया था केवल और केवल यही है जो हमें इन बीमारियों से बचा सकता है, और वो था कंडोम, और मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल था, है ना। तो अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और पार्टनर को अगर एड्स है तो सामने वाले व्यक्ति को भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहला हो गया असुरक्षित यौन संबंध। दूसरा लिखेंगे ब्लड ट्रांसफर, रक्त आदान प्रदान। जैसे ब्लड की किसी को जरूरत है और उसने HIV टेस्ट नहीं किया सामने वाले व्यक्ति का और उसको डाल दिया गया, तो उसे भी क्या हो जाएगा, ये बीमारी हो जाएगी, है ना। इन्फेक्टेड निडल इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में संक्रमित सुइयों से, अस्पतालों में संक्रमित सुइयों से। निडल्स अगर कई बार यूज करोगे, सामने वाले को अगर वो था और उसी निडल से किसी और को फिर से लगा दिया गया इंजेक्शन वगैरह, तो सामने वाले को भी फिर से क्या हो सकता है, ये बीमारी हो सकती है। मदर टू फीटस, मम्मी को है तो बच्चे में जाने की संभावना है। मदर टू फीटस, मम्मी से बच्चे में, मतलब हम ये समझ सकते हैं कोई भी ऐसा माध्यम जिसमें ब्लड कांटेक्ट में आएगा तो एड्स जा सकता है। बोलो आगे ही समझ बात है? हाँ, बार बार सांप में भी होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार सांप में क्या है, अगर वो ब्लेड बार बार यूज कर रहा है, उसमें सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहा है, और फिर इस व्यक्ति की दाढ़ी बनाया, फिर उसको लगाया, अगर उसके कहीं कटा छिला था या कट गया, फिर वही कट दूसरे के लग गया, तो वहां से भी चला जाएगा। तो कई सारे कारण हैं इसके, हो सकते हैं। टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है ना। अब बाकी अगले एपिसोड में कंटिन्यू रहेगा, एड्स कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, ओके।